हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। आज हम ज्योग्राफी के कुछ एक फंडामेंटल्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उन टॉपिक में है, पहला तो है भूगोल का अर्थ और फिर उसकी परिभाषा। नेक्स्ट रहेगा भूगोल का उद्देश्य। उसके बाद में हम भूगोल की प्रकृति एवं कुछ उसकी कुछ एक संकल्पनाएं जानेंगे और भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में हम कुछ एक अप्रोचेस देखेंगे, यानी कि कुछ एक उपागम की बात करेंगे ज्योग्राफिकल स्टडी में। और लास्ट में हम कुछ एक एमसीक्यूज़ देखेंगे। इन सभी को कवर करते हुए कुछ एक एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आप लोगों को पता है ये जो क्लास रहेगी वो किस किस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। थंबनेल में आपके दिया हुआ है कि ये क्लास में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं उद्देश्य की, ठीक है। तो भूगोल हम देखते हैं कि भूगोल या फिर हम कह सकते हैं कि इसे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। ये जो ज्योग्राफी है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो प्लस ग्राफो से मिलकर के बना है। ध्यान रखना कौन से शब्द, यूनानी भाषा या फिर मैं कह सकता हूँ इसे इंग्लिश में ग्रीक वर्ड से, जो दो ग्रीक वर्ड है जियो एंड ग्राफो, इनसे मिलकर के बना है, जिसका हम सिंपली मीन देखते हैं पृथ्वी का वर्णन। यानी कि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन, हम कह सकते हैं, या फिर हम इसके बारे में स्टडी करना। तो पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफो का मतलब वर्णन। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था वो थे यूनानी विद्वान। यहाँ पर भी कौन थे, ग्रीक स्कॉलर जो थे, जिनका नाम है यहाँ पर हम पढ़ते हैं इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड दिया था, इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। ध्यान से सुनना, भूगोल शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने, इसीलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, परंतु पृथ्वी के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत, मतलब अर्थ के सिस्टमेटिक स्टडी की शुरुआत ग्रीक स्कॉलर ही थे यहाँ पर, जिनका नाम था हिकेटियस, उनके द्वारा की गई। अर्थ की सिस्टमेटिक स्टडी की गई हिकेटियस के द्वारा, इसलिए कई विद्वान जो है वो हिकेटियस को भी भूगोल का पिता मानते हैं। आपको कौन सा याद रखना है, आरपीएससी की अगर हम बात करें तो आरपीएससी मानती है इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता मानती है। और हम जनरली हम जब ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं तो हिकेटियस को भूगोल का पिता माना जाता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, हिकेटियस को भूगोल का पिता मानते हैं। भूगोल क्या है, भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है। भूगोल क्या है, पृथ्वी तल का अध्ययन है, परंतु इसके अंतर्गत केवल स्थल का भौतिक स्वरूप ही शामिल नहीं होता है। जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि पृथ्वी यानी कि स्थल के बारे में स्टडी करना, उसके जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम पृथ्वी के अंदर की कुछ गहराई तक का अध्ययन करते हैं, कुछ गहराई तक का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा सतह से ऊपर जो वायुमंडल है उसका भी हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा सतह पर यानी कि सरफेस पर निवास करने वाले जो जीव हैं उनका, उनके पर्यावरण के साथ होने वाली अंतर क्रियाओं का भी अध्ययन ज्योग्राफी में किया जाता है, कि वो जो जीव है वो अपने पर्यावरण के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं और कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, इन सब का भी अध्ययन ज्योग्राफी में किया जाता है। शुरुआती तौर पर अगर हम बात करें तो भौगोलिक अध्ययन में केवल पृथ्वी के आकार के बारे में स्टडी की जाती थी, आकृति के बारे में और पृथ्वी के माप के बारे में स्टडी की जाती थी। शुरुआती तौर पर केवल पृथ्वी का आकार, उसकी आकृति और उसके माप आदि से संबंधित अध्ययन ही किया जाता था। बट जैसे जैसे समय बीता उसके साथ ही इसकी जो विषय वस्तु है, इसकी स्टडी की जो विषय वस्तु है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिले। एंड प्रेजेंट टाइम में इसका जो स्वरूप हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो चुका है। ज्योग्राफी आज फिक्स नहीं है, ज्योग्राफी का जो
रूप है, स्वरूप है, वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो यहाँ पर कुछ एक परिभाषाएं दी गई हैं। भूगोल का अर्थ हमने देख लिया है। अब यहाँ पर कुछ एक परिभाषाएं दी गई है जो अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार ज्योग्राफी को डिफाइन किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टॉलमी की। टॉलमी किस तरह के ज्योग्राफर थे, आपको मुझे कमेंट करके बताइए। ये ग्रीक थे या फिर ये रोमन थे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि टॉलमी ग्रीक थे या रोमन थे। ठीक है, तो टॉलमी के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी क्या है? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। टॉलमी ने भूगोल को एक विज्ञान कहा है, और ऐसा विज्ञान कहा है जो पृथ्वी की झलक कहाँ पर देखता है? स्वर्ग में देखता है। यहाँ पर जो कीवर्ड है वो ध्यान रखना, साइंस की बात की गई है, और ऐसी साइंस जो स्वर्ग में किसकी झलक देखता है? पृथ्वी की झलक देखता है। तो स्वर्ग, पृथ्वी और विज्ञान। ओके, यहाँ पर दूसरे ज्योग्राफर आते हैं कांट। आप लोग कमेंट करके बताइए, ग्रीक है, जर्मन है, रोमन है, किस तरह के ये ज्योग्राफर है या फिलोसोफर है? तो कांट के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी क्या है? भूगोल पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करता है जो मानव का घर है। यहाँ पर की टर्म क्या है? मानव का घर। मानव का घर के रूप में भूगोल को किसने परिभाषित किया है? कांट ने परिभाषित किया है। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो हम्बोल्ट की। हम्बोल्ट किस कौन से ज्योग्राफर है? जर्मन है, फ्रेंच है, अमेरिकन है? कमेंट करके बताइएगा आप। हम्बोल्ट के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी जो है प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विषय। ज्योग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ नेचर, जो सभी कारकों के सह संबंधों एवं सह अस्तित्व से संबंधित है। ज्योग्राफी क्या है? प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है, जो सभी कारकों, इस पृथ्वी पर रहन जो मौजूद कारक हैं उनके साथ सह संबंध कैसा है और उनका सह अस्तित्व कैसा है। ठीक है, रीटर के अकॉर्डिंग चौथे नंबर का है। रीटर के अनुसार ज्योग्राफी क्या है? भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है जो मानव का निवास ग्रह है। ध्यान रखना, यहाँ पर मानव का घर की बात की थी कांट ने, और यहाँ पर ग्रह की बात की गई है। यहाँ पर कौन से की बात की गई है? इस ग्रह की बात की गई है, और यहाँ पर इस ग्रह की बात की गई है। यहाँ पर प्लैनेट वाले घर की बात की गई है, और यहाँ पर होम की बात की गई है, हाउस या होम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ग्रह, मानव का निवास ग्रह की बात किसने की है? रीटर ने की है, और भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन करना इन्होंने बताया है। पाँचवें नंबर पर है हैटनर। हैटनर कौन से ज्योग्राफर है? हैटनर के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी एक क्षेत्रीय विज्ञान है। किस तरह की विज्ञान है? ध्यान रखिएगा, हैटनर के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी कैसा विज्ञान है? क्षेत्रीय विज्ञान है। एरियल साइंस हम कह सकते हैं, कोरोलॉजिकल साइंस इन्होंने कुछ एक कहा है। ठीक है, जिसमें भूतल की क्षेत्रीय भिन्नताओं एवं स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किस किस का अध्ययन किया जाता है? भूतल की क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है और स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किस किस का अध्ययन किया जाता है? क्षेत्रीय भिन्नताओं एवं स्थानिक संबंधों का अध्ययन इसमें किया जाता है हैटनर के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिचथोपेन। किसकी बात करते हैं? रिचथोपेन। हाँ, रिचथोपेन के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी क्या है? भूगोल में स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि में क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि में किसका अध्ययन किया जाता है? क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा था? रिचथोपेन ने कहा था। ठीक है, स्थानिक संबंधों की बात की थी। स्पेशियल रिलेशन जिसे हम कहते हैं, स्पेशियल रिलेशन की बात की थी। स्पेशल रिलेशन की पृष्ठभूमि में कहाँ का अध्ययन किया जाता है? एरिया का, या फिर मैं कह सकता हूँ रीजन का अध्ययन किया जाता है रिचथोपेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हार्टशॉन के अनुसार। हार्टशॉन ने एक बुक लिखी थी, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, 1939 में हालांकि इनकी एक बुक और आई थी 1939 में, जिसका नाम था नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, और 1959 में पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इस बुक में उन्होंने भूगोल विषय को परिभाषित करते हुए लिखा है कि भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का, मतलब रीजनल डिफरेंशिएशन, विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का कैसा अध्ययन है? सिस्टमेटिक, सिक्वेंशियल एंड लॉजिकल वर्णन तथा व्याख्या करने वाला विषय है। किस तरह का विषय है? भूगोल पृथ्वी यानी भूतल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का। पृथ्वी सभी जगह समान नहीं है, हमें पता है सभी जगह समान नहीं है, अर्थ हर एक रीजन दूसरे रीजन से किसी न किसी यूनिकनेस के थ्रू अलग है। तो इस विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का व्यवस्थित, क्रमबद्ध व तार्किक, लॉजिकल वर्णन एवं व्याख्या करने वाला विषय किसे बताया है? भूगोल को बताया। किसने बताया है? हार्टशॉन ने। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एच एच बैरोज।
इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? मानव पारिस्थितिकी संज्ञा की दी है। तो ध्यान रखना, एच बैरोज ने भूगोल को किसकी संज्ञा दी? मानव पारिस्थितिकी। ज्योग्राफी इज ह्यूमन इकोलॉजी की बात की है, ठीक है। तो ये हो गई कुछ एक परिभाषाएं जो ज्योग्राफी के बारे में। यहाँ पर एक परिभाषा और दी गई है हैगेट के अनुसार। इन्होंने भूगोल को संश्लेषण विज्ञान कहा है, सिंथेटिक या सिंथेसाइज हम कह सकते हैं, संश्लेषित। वो आर्टिफिशियल वाला संश्लेषण नहीं है, आर्टिफिशियल वाला नहीं है ये, ठीक है। ये सिंथेसाइज वाला विज्ञान है। कौन सा? भूगोल संश्लेषण विज्ञान। और किसने की थी ये बात? हैगेट ने की थी, ठीक है। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल लैंग्वेज डेफिनेशन थी जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है एडवर्ड उलमेन के अनुसार ज्योग्राफी क्या है? भूगोल जो है वो क्षेत्रीय या स्थानिक अंतर्क्रिया का अध्ययन है। किसका? कुछ इंटरएक्शन का स्टडी किसने कहा है? एडवर्ड उलमेन ने कहा है। यहाँ पर देखो, एडवर्ड उलमेन के हम अगर बात करें तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट दिया है, एक मॉडल दिया है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में, जिन्होंने ये बताया कि क्षेत्रीय अंतर्क्रिया को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक होते हैं। कौन कौन से? क्षेत्रीय अंतर्क्रिया को प्रभावित मतलब रीजनल इंटरेक्शन या एरियल इंटरेक्शन को प्रभावित करने वाले कुछ 3 कारक हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है परिपूरकता, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं स्थानांतरणशीलता, ट्रांसफरेबिलिटी। और एक है अंतरालीय अवसर, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज़। ओके, यहाँ पर बात की गई है कॉम्प्लीमेंटैरिटी की, यहाँ पर बात की गई है ट्रांसफरेबिलिटी की, और यहाँ पर बात की गई है इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ की। ओके, तो ये किसने बात की है? ये बात की है एडवर्ड उलमेन ने। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मॉन्क हाउस के अनुसार भूगोल भूतल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ मानवीय निवास के रूप में अध्ययन है। क्षेत्रीय विभिन्नताएं तो है ही, उन क्षेत्रीय विभिन्नताओं में मानवीय निवास किस तरीके का है। डेजर्ट एरिया में अलग तरीके के लोग, अलग तरीके के कल्चर रहेंगे। ह्यूमिड रीजन में अलग तरीके के कल्चर फॉलो करेंगे। टेम्परेट रीजन में अलग तरीके का कल्चर फॉलो किया जाएगा। तो भूगोल जो है भूतल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ मानवीय निवास के रूप में अध्ययन किया जाता है। किसने कहा है? मॉन्क हाउस ने कहा है। यहाँ पर आते हैं लुकरमान के अनुसार। तो लुकरमान के अनुसार ध्यान रखना, इन्होंने केवल एक ही चीज़ कहा है कि भूगोल के अध्ययन का मूल क्या है? स्थान है। भूगोल के अध्ययन का मूल क्या है? वो क्या है? स्थान है। ध्यान रखना, ल्यूकरमान स्थान। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ये बात हो गई कुछ एक परिभाषाओं की। अब हम बात करते हैं भूगोल का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी को पढ़ते क्यों हैं भाई? सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी भी चीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है हमारा इसके पीछे स्टडी करने का। तो ध्यान रखना कि भूगोल का उद्देश्य न केवल पृथ्वी और उसके विभिन्न भौतिक पहलुओं का अध्ययन करना है। हमने देखा है एंशियंट टाइम में जो ज्योग्राफिकल स्टडी की जाती थी वो ज़्यादातर ज्योग्राफी के जो फिजिकल आस्पेक्ट थे उनकी स्टडी करना ही था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, ज्योग्राफी का स्टडी केवल पृथ्वी और उसके विभिन्न भौतिक पहलुओं का अध्ययन करना ही नहीं है, बल्कि मानव और पर्यावरण के बीच के जटिल संबंधों को भी समझना है। मानव और पर्यावरण के बीच के जो जटिल संबंध है उनको समझना भी बहुत आवश्यक है। उनको समझ करके ही हम साइंस को आगे बढ़ा सकते हैं। नेचुरल लॉज को फॉलो करके हम ह्यूमन के वेल बीइंग को ध्यान में रखते हुए उनका एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्शन है, क्या वो इंटरेक्शन सही है या वो इंटरेक्शन गलत है, उसको ध्यान में रख करके जो स्टडी की जाती है वही क्या है, हम ज्योग्राफी कह देते हैं उसे। प्राचीन समय में भौगोलिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य केवल पृथ्वी के संबंध में विभिन्न जिज्ञासाओं को पूर्ण करना था। भाई कोई इवेंट हमने देखा पुराने टाइम में, इवेंट हमने देखा कि हवाएं तेज चल रही है, तो हमने बस हमारे मन के अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गई कि ये हवाएं तेज क्यों चल रही है। कभी ये हवाएं तेज चलती है, कभी ये हवाएं धीरे चलती है, ऐसा क्यों। कभी ये हवाएं ठंडी होती हैं, कभी ये हवाएं गर्म होती हैं, कभी हवाएं बिल्कुल शांत हो जाती हैं, कभी कभी तूफान बहुत भयंकर आते हैं, कभी कभी बादल गरजते हैं, कभी कभी बादल गरजते नहीं है फिर भी बरस जाते हैं, कभी कभार गरजने के बाद भी बरसते नहीं है। तो ऐसा क्यों है? बस जिज्ञासाएं थी हमारे मन में, और उन जिज्ञासाओं को शांत करना ही भौगोलिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य रहा था। कब? प्राचीन समय में। हालांकि वर्तमान समय में भूगोल का उद्देश्य बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया, एक्सटेंसिव हो गया है। यहाँ पर इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं से विस्तृत कर सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हम
ज्योग्राफी का जो उद्देश्य है वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं। तो प्राचीन समय में अगर हम देखें तो पहले हम प्राचीन समय की बात कर लेते हैं कि प्राचीन समय में भूगोल का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर उद्देश्य आता है वो आता है जिज्ञासाओं की पूर्ति। हमारे मन में कोई क्यूरियोसिटी उत्पन्न हुई किसी इवेंट को देखकर, किसी घटना को देखकर, और हमने बस उसके बारे में सिंपली जानने की इच्छा प्रकट कर ली और उसके पीछे के कारण क्या है उसको हमने पता लगाने की कोशिश कर ली कि ऐसा क्यों होता है, केवल जिज्ञासाओं के रूप में। ठीक है, तो प्राचीन समय में भौगोलिक अध्ययन का उद्देश्य पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानने की जिज्ञासा को पूरा करना था। इसमें पृथ्वी के आकार के हमारे अंदर जानने की इच्छा हुई कि हाँ पृथ्वी का आकार कैसा होगी, इसकी संरचना कैसी होगी, इसकी स्थलाकृतिक विशेषताएं कैसी होंगी, जलवायु क्या होती है, वनस्पति कैसी कैसी अलग अलग रीजन में कैसी जीव जंतु यहाँ पर अलग अलग हमें क्यों देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इनके बारे में जानकारी एकत्र करना ही यहाँ पर शामिल था। जिज्ञासाओं को शांत करना ही ज्योग्राफी का मूल उद्देश्य था प्राचीन समय में। परंतु जैसे जैसे समय बीता ज्योग्राफी में बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे डायमेंशन यहाँ पर खुले, और वर्तमान समय में अगर हम भूगोल के उद्देश्यों की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो चुके हैं, जिनमें सबसे पहले है पृथ्वी तल का अध्ययन। भूगोल का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम पृथ्वी तल का अध्ययन करें, इस पृथ्वी तल का अध्ययन करें ताकि इसे मानव के संसार के रूप में हम समझ सके कि किस तरह से ये मानव को अफेक्ट करता है, मानव की एक्टिविटीज़ इससे किस तरह से प्रभावित करती है। ठीक है, तो पृथ्वी तल का अध्ययन करना वर्तमान भूगोल का मुख्य उद्देश्य है, जिसे हम मानव संसार के रूप में समझ सकते हैं। इसमें हम देखते हैं बहुत सारे भौतिक और मानव निर्मित विशेषताएँ देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उन्हें एनालिसिस करते हैं, जैसे कि पहाड़ों के बारे में स्टडी करते हैं, नदियों के बारे में, जंगलों के बारे में, शहरों के बारे में, और एग्रीकल्चरल फार्म्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये पृथ्वी तल का अध्ययन हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी का मुख्य उद्देश्य आता है स्थानों की भिन्नताओं को समझना, कि पृथ्वी एक है तो इसके अलग अलग स्थान एक दूसरे से अलग अलग क्यों हैं। पृथ्वी पूरी तरीके से एक जैसी क्यों नहीं है, भिन्न भिन्न चीज़ें हमें यहाँ पर क्यों देखने को मिलती है, अलग रीजन में हमें अलग अलग घटनाएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो भिन्नताएं हैं उन भिन्नताओं को स्थानिक रूप से समझना ही भूगोल का उद्देश्य है यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा उद्देश्य है, भूगोल का उद्देश्य स्थानों की भिन्नताओं को समझना। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थानों के भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हम सबको पता है अलग अलग होती है। हर एक रीजन की भौगोलिक विशेषताएं अलग होती है, हर एक रीजन की सांस्कृतिक विशेषताएं अलग होती है। इन भिन्नताओं का अध्ययन हमें समझने में मदद करता है कौन, ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि कुछ स्थान विशेष आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में बहुत सारी इंडस्ट्रियल रीजन है, वो इंडस्ट्रियल रीजन एक पर्टिकुलर जगह पर ही क्यों होते हैं, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ किसी पर्टिकुलर जगह पर ही क्यों होती है, पर्टिकुलर सामाजिक व्यवस्थाएं पर्टिकुलर जगह पर ही क्यों होती है, इकोनॉमिकल कंडीशन पूरे वर्ल्ड में सेम क्यों नहीं है, यहाँ पर अलग अलग इकोनॉमिकल कंडीशंस अलग रहती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की इकोनॉमिकल कंडीशन अलग होती है, सदर्न हेमिस्फीयर की अलग होती है, इंडिया वालों की अलग है, पाकिस्तान वालों की अलग है, सबकी अलग अलग इकोनॉमिकल कंडीशन क्यों होती है। इन सब के बारे में अध्ययन करने की या जानने की इच्छा ही स्थानों की भिन्नता को समझने जो उद्देश्य है उसको फुलफिल करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट उद्देश्य क्या है भूगोल का। भूगोल का नेक्स्ट उद्देश्य है प्रादेशिक संसाधनों का अध्ययन और उनका प्रयोग। जो भी रीजनल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में स्टडी करना और इन रिसोर्सेज का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये ज्योग्राफी का एक उद्देश्य हम कह सकते हैं। भूगोल का उद्देश्य रीजनल रिसोर्सेज का स्टडी है और उनके सही यूटिलाइजेशन के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, रणनीति बनानी पड़ती है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, एग्रीकल्चरल योग्य जो लैंड है उनके बारे में स्टडी करें, और उन सब का ये जो भी रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, जल, खनिज, वन, कृषि योग्य भूमि, इन सब का सतत उपयोग इसमें शामिल किया गया है। ये स्टडी भी हम कर सकते हैं। ये उद्देश्य है कि इन सभी रिसोर्सेज का हम सतत तरीके से उपयोग कैसे करें, इन सब की स्टडी करना प्रादेशिक संसाधनों का अध्ययन और प्रयोग जो भूगोल का एक प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है।
नेक्स्ट है विकास योजनाओं के लिए आधार प्रस्तुत करना। भाई हम विकास डेवलपमेंट जो प्लान्स हैं वो बनाते हैं, उनको आधार कहाँ से मिलता है? तो वो आधार मिलता है हमें ज्योग्राफी की स्टडी करने से। भूगोल जो है वो विकास योजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है। ज्योग्राफी के बिना हम किसी भी एरिया का विकास कर ही नहीं सकते। हमें पहले उस एरिया की ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ज्योग्राफिकल फेनोमेना, ज्योग्राफिकल स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन और उनका विश्लेषण विकास योजनाओं को बनाने और कार्यान्वित करने में हमें मदद करता है। हमें पता होना चाहिए ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, उनकी विशेषताएं कैसी हैं। उनका विश्लेषण किए बगैर हम किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में विकास योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम इम्प्लीमेंट करने की ज़बरदस्ती कोशिश भी करते हैं तो हमें बहुत सारे एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने देखने को मिलते हैं। इसमें शहरीकरण हम बात कर सकते हैं, औद्योगिक विकास की हम बात करते हैं, परिवहन नेटवर्क की हम बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण जैसी जो योजनाएं हैं उसको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि कौन से रीजन में शहरीकरण डेवलप हो सकता है। क्या आप पोलर रीजन में शहरीकरण डेवलप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या औद्योगिक विकास ऐसे रीजन में कर सकते हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं हो? क्या आप वहाँ पर अनइवन सरफेस है, जैसे माउंटेनियस एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो माउंटेनियस एरियाज़ में परिवहन नेटवर्क आप ढंग से डेवलप कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण सभी जो योजनाएं हैं, मतलब विकास योजनाओं के लिए आधार प्रस्तुत अगर हमें करना है तो वो ज्योग्राफी की स्टडी से ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इतना ज़्यादा गंदा हो गया ये PDF, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारे जो चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम ध्यान रख लीजिए आप लोग। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, सक्सेस अलार्म। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और ये ज्योग्राफी के कुछ उद्देश्य थे। अब कुछ एक यहाँ पर ज्योग्राफर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग भूगोल का उद्देश्य अलग अलग है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक तो रिटर की और एक बात करते हैं हम हार्टशॉन की। इनके अकॉर्डिंग ज्योग्राफी का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हम रिटर की। इन्होंने भूगोल का उद्देश्य बताया संपूर्ण भूतल पर प्राकृतिक एवं मानव द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं का तथा भौतिक एवं मानवीय दशाओं का चित्रण प्रस्तुत करना है। रिटर का मानना था कि भूगोल का जो उद्देश्य है वो संपूर्ण भूतल पर प्राकृतिक एवं मानव द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं तथा भौतिक और मानवीय दशाओं का चित्रण प्रस्तुत करना है कि प्रकृति में कौन कौन सी चीज़ें उत्पन्न होती है, मानव किन कौन सी चीज़ें उत्पन्न करता है, मानव कौन कौन सी चीज़ें बनाता है, और भौतिक एवं मानवीय भौतिक कंडीशन कैसी है। कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर रेनफॉल होता है, कहीं पर रेनफॉल नहीं होता है, कहीं पर माउंटेन्स हैं, और उनमें मानवीय दशाएं कैसी हैं। इन सब का चित्रण प्रस्तुत करना ही किसका उद्देश्य है? भूगोल का उद्देश्य। किसके अकॉर्डिंग? रीटर के अकॉर्डिंग। हार्टशॉन के अकॉर्डिंग क्या है? हार्टशॉन के अनुसार भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव के निवास के रूप में साइंटिफिक वे में विवेचन करना। भूगोल का उद्देश्य क्या बताया हार्टशॉन ने? पृथ्वी का मानव के निवास के रूप में वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करना। वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करना किसका? पृथ्वी का। और किसके रूप में? मानव के निवास के रूप में वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करना ही पृथ्वी का मुख्य भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। ओके, ये हो गई रीटर के अनुसार और हार्टशॉन के अनुसार ज्योग्राफी के उद्देश्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चलता है त्रिस्तरीय दृष्टिकोण। त्रिस्तरीय दृष्टिकोण, सबसे पहले हम बात करते हैं कि त्रिस्तरीय दृष्टिकोण में कौन कौन से 3 स्तर को देखा जाता है। एक तो देखा जाता है देश यानी कि स्थान की, हम यहाँ पर बात करते हैं। दूसरी हम बात करते हैं काल यानी कि हम बात करते हैं समय की। और तीसरी हम बात करते हैं संबंध की, मतलब इंटरेक्शन, रिलेशन की यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, रिलेशन की हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो भौगोलिक अध्ययन जो है वो पृथ्वी तल के विभिन्न तथ्यों का, भौगोलिक अध्ययन पृथ्वी तल के विभिन्न तथ्य, बहुत सारे तथ्य हैं पृथ्वी तल पर, उनका अध्ययन 3 स्तर के दृष्टिकोणों से करते हैं। बहुत सारे यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं, जलवायु है, स्थलाकृतियाँ हैं, समुद्र है, हवाएं हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जिनका हम 3 दृष्टि से, त्रिदृष्टि से अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? देश यानी कि स्थान। भौगोलिक अध्ययन में स्थानिक दृष्टिकोण, स्पेशियल
ध्यान रखना, स्थानिक दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम किसी विशेष स्थान की भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन शामिल करते हैं। किसी विशेष स्थान की, जैसे मान लें अगर हम माउंटेन रीजन की कुछ एक विशेषताएं होती हैं, भौगोलिक विशेषताएं होती हैं। हम बात करें प्लेन रीजन की तो इसकी कुछ एक भौगोलिक विशेषताएं होती हैं। हम बात करें डेजर्ट की तो इसकी कुछ एक भौगोलिक विशेषताएं होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें त्रिस्तरीय दृष्टिकोण में, तो सबसे पहले बात करते हैं स्थान की। मतलब स्थानिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है भूगोल विषय में, जिसमें हम किसी विशेष स्थान की वहाँ की जो फिजिकल, भौगोलिकल, जियोग्राफिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, उनको अध्ययन को शामिल करते हैं। दूसरी बात, समय की बात करते हैं। सामयिक दृष्टिकोण से भी भूगोल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें विभिन्न घटनाओं का समय के साथ परिवर्तन का संबंध हम देखते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। सिंपली हम जिसे कहते हैं एक रूपतावाद का सिद्धांत हम इसे कहते हैं। इसमें यह कहा गया है कि पुराने टाइम से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक जितनी भी भौगोलिक घटनाएं वो सेम इंटेंसिटी थे और सेम तरीके से होती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भौगोलिक घटनाएं समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है, ध्यान रखना। और यहाँ पर बात की गई है एक रूपता की, जैसी प्रेजेंट टाइम में हमें देखने को मिल रही हैं वैसी पुराने टाइम में भी थी, ऐसी बात कहा गया है एक रूपतावाद में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जेम्स हटटन ये कॉन्सेप्ट दिया था। और बाकी ये अच्छी बात नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में जिस तरह की इंटेंसिटी हो, जिस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन हो थ्रू आउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री, उसी तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन, उसी तरह की फिजिकल कंडीशन रही हो। क्यों? क्योंकि जियोग्राफिकल फेनोमेनाज चेंज होते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आगे। एक मिनट में इसे साफ कर देता हूँ। चलिए, तीसरा जो दृष्टिकोण है ज्योग्राफी की स्टडी के लिए वो है संबंध, इंटर रिलेशन की बात यहाँ पर होती है। अंतर संबंध दृष्टिकोण में विभिन्न भौगोलिक घटनाओं और प्रक्रियाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन शामिल है कि एक घटना दूसरी घटना से किस प्रकार से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर से संबंधित है उस स्थान का एयर प्रेशर। किस तरीके से है? अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर प्रेशर लो हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम है तो एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जनरल कंडीशन यही है, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो वो ज्योग्राफी में स्टडी की जाती है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, क्षेत्रीय विभिन्नताएं, एरियल डिफरेंशिएशन की बात है। तो भूगोल के अध्ययन में क्षेत्रीय विभिन्नताओं का महत्व क्या है? क्षेत्रीय भिन्नताओं का महत्व क्या है कि भाई साहब एक रीजन दूसरे रीजन से अगर अलग है तो क्यों है, इसकी क्या महत्व है? ये दोनों एक क्यों नहीं हो सकते थे, एक ही जैसे क्यों नहीं हो सकते थे? अगर ये अलग अलग है तो अलग अलग क्यों है? तो इनका महत्व क्या है इन भिन्नताओं का, वो देखते हैं, ठीक है। तो भूगोल के अध्ययन में क्षेत्रीय भिन्नताओं का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें पता है पूरी जो अर्थ है वो हर जगह से सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। यह मानव के रिवाज के रूप में प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंधों और स्थानिक संगठन की दृष्टि से किया जाता है, ठीक है। भूगोल का अध्ययन किसकी दृष्टि से किया जाता है? मानव के निवास के रूप में प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंधों और स्थानिक संगठनों की दृष्टि से इसकी स्टडी की जाती है। क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन हमें विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं को समझने में मदद करता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्षेत्रीय भिन्नता वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें किस तरीके से हेल्प करता है, ये हमें विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं को समझने में मदद करता है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, रेड करता हूँ मैं इसका कलर, ठीक है।
जो विकास योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा रीजन दूसरे रीजन से किस तरीके से अलग है, यहाँ पर किस तरीके की विकास योजनाएं बनाई जाएंगी और यहाँ पर किस तरीके की विकास योजनाएं बनाई जाएंगी। यहाँ की विकास योजनाओं में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, यहाँ की विकास योजनाओं में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये दोनों रीजन अलग अलग है। इसलिए विकास योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन यानी कि कार्यान्वयन में भी अलग अलग यहाँ पर प्लानिंग काम आएगी और यही हमें हेल्प करता है। कौन? क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन। ओके, दूसरा है मानव कल्याण हेतु भूगोल का योगदान कैसे हो सकता है, ये हमें मदद करता है। भूगोल का अध्ययन जो है वो मानव कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का सतत उपयोग, ध्यान रखना सतत उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास इसमें शामिल है। भूगोल के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान और डेटा का उपयोग विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन में काम आ सकता है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में काम आ सकता है, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में काम आ सकता है और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन इनमें काम आ सकता है, मानव कल्याण के लिए उपयोगी हो सकता है क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन। यहाँ पर हम बात करते हैं निष्कर्ष की। सब ठीक है, इतने पढ़ने के बाद हम किस निष्कर्ष में पहुँचे हैं कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी और उसके विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन करना है। भूगोल का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना और पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन करना ही इसका उद्देश्य है। यह विज्ञान यानी कि कौन सा विज्ञान? भूगोल वाला जो विज्ञान है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए भूगोल को साइंस किसने कहा है? ठीक है, यह विज्ञान न केवल हमें पृथ्वी की सतत और उसके विभिन्न भौगोलिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, बल्कि हमें ये मानव और पर्यावरण के बीच जो जटिल संबंध है उसको समझने में भी हेल्प करता है। ज्योग्राफी की स्टडी विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए ज़रूरी है और ये उनके लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। ज्योग्राफी को पढ़ना कि हम किस किस तरह की कौन से क्षेत्र की विकास योजनाएं बनाएंगे। और भूगोल मानव कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसके बाद में हम जो स्टडी करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसके बाद में जो हमारे टॉपिक रह गए हैं, जैसे हमने देखा था कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। एक बार रुकिए, भूगोल का अर्थ हमने देख लिया, भूगोल की परिभाषाएं हमने देख ली, भूगोल की प्रकृति यहाँ पर हम लोग देख चुके। ये 2 टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर चुके। इसके बाद में जो 3 टॉपिक बचे हुए हैं वो ये वाले टॉपिक हैं, भूगोल की प्रकृति एवं संकल्पनाएं, भूगोल का विषय क्षेत्र और अप्रोचेज ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी, और बाद में MCQs भी बच गए। तो चलिए इनको भी हम शुरू करते हैं, इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है तो आप इसे 2 बार देख सकते हैं, आधा घंटा पहले देख सकते हैं, आधा घंटा बाद में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल की प्रकृति एवं संकल्पनाएं, चलिए इसके बारे में हम बाद में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, इसकी जो संकल्पनाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम और इसमें क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा हम और इसमें पढ़ेंगे भूगोल का विषय क्षेत्र, हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर भूगोल के अनुसंधान के नवीन क्षेत्रों के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम देखेंगे अप्रोचेज ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी, कौन कौन सी अप्रोचेज अपनाई जाती है। ये ज्योग्राफी के कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, इनके बिना आप ज्योग्राफी में आगे बढ़ नहीं सकते। इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छी तरह आप समझ जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, चीज़ है क्या। ठीक है, और इसके बाद में हम कुछ एक MCQs के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज केवल हम उतना ही पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी के उद्देश्य तक हम देखते हैं कि हमने ज्योग्राफी की परिभाषा देख ली,
और ज्योग्राफी के उद्देश्य हमने देख लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। ओके, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम सक्सेस अलार्म है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे चैनल का नाम वहीं पर है। ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आप लोगों को यहीं पर मिलेगा। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में हम यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी प्लस यूजीसी नेट के जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जो आपको यूट्यूब चैनल में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, उन कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट इसके पढ़ने के बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही हमें आगे मोटिवेशन मिलेगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।